राधिका पवार इवेंट जगत का जाना पहचाना नाम है, जिन्हें इवेंट इंडस्ट्री में काम करते हुए 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है और आज वे ब्लूनेक इवेंट्स के नाम से अपनी सफल इवेंट कंपनी चला रही हैं, जो कई बड़े कॉरपोरेट और प्राइवेट इवेंट्स मैनेज करती है। वाह वोमनिया के माध्यम से आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन के वे कौन से मूल मंत्र हैं जिनकी बदौलत उन्होंने अपनी खुद की एक सफल कंपनी खड़ी की। ब्लूनेक इंग्लिश ट्रांसलेशन है नीलकंठ का। नीलकंठ मतलब महादेव। हम 3 पार्टनर्स हैं इस कंपनी में और हम तीनों का थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है, तो उस वजह से हम मानते हैं कि हम पर महाकाल की कृपा है। तो उनसे ही मिलता जुलता कुछ नाम सोचा भी नहीं था, इंस्टेंटली आया। नीलकंठ सोचा, नीलकंठ का ब्लूनेक हुआ बिकॉज नीलकंठ एज अ हिंदी नेम नहीं रख सकते थे। एंड 4 साल बाद यहाँ है। बहुत ज़्यादा सामना शुरू से ही करना पड़ा और वो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। मेरे ख्याल से हर वर्किंग फीमेल करती है वो, और जो वर्किंग नहीं है वो भी करती है, सिर्फ उनके लेवल्स अलग अलग रहते हैं। दूसरा, रेशियो कम हो गया है। शायद जब मैंने स्टार्ट किया था तब क्या होता था कि लोग ये समझते थे कि अगर फीमेल है तो बस बैक ऑफिस रहेगी, कंप्यूटर पे काम कर लेगी, फील्ड पे नहीं जाएगी। मैंने ये टाइम भी देखा है जब मेरी डॉटर बहुत छोटी थी तो मेरे बहुत फिक्स टाइमिंग्स रहते थे कि मैं इतने बजे ही आ पाऊँगी, मैं इसके बाद नहीं रुक पाऊँगी। उस टाइम पे जो अब मेरे पार्टनर हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, वो समझे। पर आज भी चैलेंजेस हैं, जो नई जनरेशन आ रही है उनके चैलेंजेस हैं, क्योंकि लोगों को आज भी मेल्स को, भले ही वो छोटे हो भले ही वो बड़े हो, बहुत कम रेशियो ऐसा रहता है कि जो अपने से ऊपर किसी फीमेल को देखें और ऑर्डर लेने की इच्छा रखें। नहीं तो आधे से ज़्यादा लोग तो आपको रिजेक्ट ही कर देते हैं कि इनको कुछ पता नहीं है। अब क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में इतना टाइम हो गया है, ब्लूनेक ने मुझे बहुत अलग पहचान दी है कि नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग मी सीरियसली, कि नहीं ये बोल रही हैं तो इनको एक्सपीरियंस है, इनको पता है एंड इनको फैक्ट्स भी पता है कि क्या होगा। मैं अगर कुछ कह रही हूँ तो सही होगा, गलत होगा तो भी क्या होगा, सही होगा, मतलब कैसे सही कर पाएंगे, वॉटएवर। तो मेल एक जजमेंट जो कह सकते हैं उसको, तो शुरू में बहुत ज़्यादा था, शायद मेरे ख्याल से 70% रहा होगा शुरू के सालों में, पर 10-20% तो अभी भी है। एंड आई होप कि मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि अब मैं ऐसे लेवल पर हूँ। हमारे ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ फीमेल रेशियो ज़्यादा है। मतलब अब हम लड़के ढूंढते हैं तो हमें लड़के नहीं मिलते, लड़कियाँ हमें बहुत मिलती हैं काम करने के लिए और बहुत अच्छा काम करने के लिए। हालांकि हमारे यहाँ जो मेल रेशियो है कम है, बट बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं सब। पर मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का कि हमारे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा काम करती हैं, और हमारे यहाँ हम सबको ही बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा फिक्स रोल नहीं है कि लड़कियाँ ऑफिस ही आएंगी, लड़के ही बाहर काम करेंगे। सबको सब करना है, क्योंकि हम सब करते हैं और हम ऐसा माहौल एक अपने ऑफिस में ये देना चाहते हैं कि एवरीबडी इज़ इक्वल। हाँ, 20-25% मुझे अभी भी करना पड़ता है, बट आई थिंक समय के साथ साथ शायद वो चीज़ें भी हो जाएंगी। और इंडियन सोसाइटी में एक ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इनग्रेन्ड है, मतलब लोगों के दिमाग में। तो मैं ये तो उम्मीद नहीं करती कि बिल्कुल 100% ये चीज़ हो जाएंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब इसके 2 पहलू हैं। एक ये भी है कि हमारी इवेंट इंडस्ट्री में कई बार फीमेल होने का फ़ायदा भी मिल जाता है, क्योंकि अगर फीमेल सामने है तो क्लाइंट थोड़ा प्यार से बात करता है। नहीं तो कई बार मेल सामने होने से वो एकदम से किसी चीज़ पे बुरा भी मान सकता है, डांट भी सकता है, अप्रोच अलग हो सकती है। तो ये भी एक आउटलुक है उस चीज़ का। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स को आज की डेट में बिल्कुल भी, कई फीमेल्स जो मैं भी देखती हूँ वो थोड़ा विक्टिमहुड भी लेके चलती हैं कि हम फीमेल्स हैं, हमें उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली है। वो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज की डेट में इतने ऑप्शंस हैं, इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, इवेंट इंडस्ट्री में ही इतने ऑप्शंस हैं। और अगर आप देखेंगे इंदौर जैसी सिटी में लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ऑल एज ग्रुप्स, सिर्फ ऐसा नहीं कि फ्रेशर और ये वो। पर एक चीज़ जो मुझे आज की जनरेशन में कमी लगती है वो है कंसिस्टेंसी की। आज जैसा मैंने आपको बताया कि हम तीनों ने एक कंपनी में 18 साल दिए, वो एक्सपीरियंस 18 साल का ही हमको आज यहाँ लेकर आया है, क्योंकि हमने बहुत चीज़ें सीखी। आप किसी भी जगह पर अगर लंबे समय तक काम करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से एडजस्ट करना, उन चीज़ों से सीखना, मुश्किलों को देख के उसको सॉर्ट करके आगे बढ़ना सीखते हैं। आजकल लोग थोड़ा ज़्यादा जल्दी स्विच करना, इजीली गिव अप करने में विश्वास रखते हैं, विच आई पर्सनली बिलीव कि नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक के लिए, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर एस्पेक्ट में। और दूसरा, फीमेल्स को अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। आज अगर मैं मानती हूँ कि भाई फीमेल्स को
अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो मैं ऐसे टाइम से आई हूँ जब फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। ये बहुत ही क्लीशे डायलॉग है जो हम यूजुअली अपनी मम्मियों से, अपने पेरेंट्स से सुनते हैं कि हमारे टाइम में इतने साधन नहीं थे फिर भी हम यहाँ तक आए। बट मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, आज की डेट में उससे बेटर चीज़ें हैं जो हर जनरेशन के साथ होती हैं। तो फीमेल्स को खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आप स्टैंड लोगे, मैक्सिमम केसेस में आपके पेरेंट्स भी सुनेंगे। आजकल तो पेरेंट्स भी बहुत ओपन माइंडेड है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और सिर्फ आपका काम ही आपको आगे बढ़ा पाएगा। लोग रुकेंगे, लोग सुनेंगे, लोग समझेंगे अगर आपका काम अच्छा होगा। तो आपको किसी को बोल के जताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा काम अच्छा है। यू हैव टू लेट योर वर्क स्पीक फॉर योर सेल्फ। अपना काम करो, आगे बढ़ो। मैं बहुत मतलब मैंने पूरा ये फेज़ देखा है इस इंडस्ट्री में, जहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री हुआ करती थी, आज की डेट में उतनी नहीं है। तो मेरे पास कई बार ये फेज़ भी देखा मैंने जब मुझे लगता था कि नहीं, मुझे लड़ाई करनी है या मुझे अपने हक के लिए लड़ना है एंड ऑल दैट। इतने सालों में जाके अब आप इसको मैच्योरिटी भी कह सकते हैं, बट मैंने ये सीखा है कि हर जगह लड़ने की नहीं होती। हर जगह अपनी बात मनवाने के लिए झगड़ा करना ज़रूरी नहीं होता। कई बार आपको ये भी देखना होगा कि सामने वाला क्या उस लेवल पर है कि जो आप कहना चाह रहे हो वो समझेगा। अगर तो है तो आप बिल्कुल उस चीज़ के लिए लड़ो और वो समझेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं है तो यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक, एक कदम पीछे लो। उन लोगों के सामने खुद को प्रूव करके या खुद को जस्टिफाई करके कुछ नहीं होता। वो नहीं समझना चाहेगा तो वो नहीं ही समझेगा। आप रादर आप अपना काम करते चलो। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। होंगी चीज़ें। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ वर्किंग वुमेन। मेरे यहाँ हर कोई हैज़ बीन वर्किंग। उस टाइम पे जब यूजुअली फ़ीमेल वर्किंग इतना नहीं होता था, मेरी मदर, उनकी सिस्टर्स, मेरे फादर की साइड में लेडीज़, हर कोई। सो मेरे आसपास ऐसी मैंने लेडीज़ समहाउ देखी नहीं है जो रिजर्वेशन कोटे का फ़ायदा उठाए और उसमें एंट्री मिल जाए और ये लेके। तो मैंने क्योंकि उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया नहीं है तो मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा राय रखती नहीं हूँ। सर देखिए, हर जगह दो पहलू होते हैं। रिजर्वेशन कोटा में एक फेज़ ये भी है कि जो जनरल लेकर होता है कि लोगों को बहुत ईजिली एंट्री मिल जाती है और जिन लोगों को एंट्री मिलती है उनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती और वो उस चीज़ को वेस्ट कर देते हैं जो शायद कोई एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट यूज़ कर सकता है। दूसरा ये भी होता है कि उस रिजर्वेशन कोटे की वजह से कुछ ऐसे लोगों को एंट्री या एक्सेस मिल जाता है जो जनरली नहीं कर पाते। तो उसमें कई मेहनती लोग भी होते हैं जो उस एक्सेस को मिलने के बावजूद उसमें इतनी मेहनत करते हैं कि वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो एज इज़ विद एवरीथिंग, आप कोई भी पहलू उठा के देख लें, पर्सनल, प्रोफेशनल, कोई भी इंडस्ट्री का, हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो रिजर्वेशन कोटा का ऐसा कोई मेरा पर्सनल बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल व्यू नहीं है। मेरे हिसाब से जैसा जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको लेना, उसको यूज़ करना चाहिए। पर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको रिजल्ट तभी देगी जब आप मेहनत करोगे। अगर आप मेहनत करोगे, अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया, मन साफ रखा, तो आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। आप अच्छा खासा तो बोलते हैं, आप कह रही हैं कि अच्छा नहीं है। मेरे लिए हिंदी में बोलना इतना मुश्किल है बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ इंग्लिश पर्सन। तो मेरे लिए इसीलिए बीच बीच में वो इंग्लिश, मेरे को वर्ड्स ही नहीं मिल पाते बोलते हुए। काफ़ी अच्छा है। तो दूसरा सेक्शन है, अब इंडस्ट्री इनसाइट्स के बारे में कुछ जी, बात करेंगे आप? बिल्कुल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मुश्किल से 1 या 2 कंपनीज़ होती थी जो छोटे मोटे इवेंट्स करती थी और सबका अल्टीमेट एम रहता था कि यहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करके हम बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, ये वो। मैं अपने आप को बहुत ही छोटे परसेंटेज और बहुत लकी लोगों में से समझती हूँ जिसको इंदौर जैसी सिटी में रह के ऐसा काम करने का मौका मिला जो बहुत ही अनकन्वेंशनल है, जो रेगुलर 9 to 5 जॉब नहीं है, जो बोरिंग नहीं है। 18 साल नौकरी करी। अगर आप मुझसे पूछे तो आज से 6 साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से नहीं आती जो बिज़नेस बैकग्राउंड हो। हमारे यहाँ हमेशा ही सभी लोग सर्विस क्लास रहे और मैं एक कंपनी में बहुत अच्छे से सेटल थी 18 साल तक, और जहाँ मेरी शादी को भी एक सफिशिएंट टाइम हो चुका था, मेरी बेटी बड़ी हो चुकी थी और मुझे लग रहा था कि अब मैं बहुत मतलब अब जैसे जैसे मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है तो मैं अपने काम को भी ज़्यादा टाइम देके ना, आई एम कंफर्टेबल, मैं और टाइम दे पाऊँगी, कर पाऊँगी। अचानक से पलटफेर हुआ, बिज़नेस में आए, कोई बैकग्राउंड नहीं था, तीनों एक दूसरे के सपोर्ट से करते गए, मेहनत करते गए। और क्योंकि हमने दोनों साइड देखी हैं, जॉब की भी, जॉब करके भी, एज एन एम्प्लॉई इन दिस इंडस्ट्री एंड एज अ डायरेक्टर नाउ इन दिस कंपनी, इन दिस इंडस्ट्री। सो बहुत ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है इस इंडस्ट्री में। अगर मैं बात करूं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में, बहुत बहुत ज़्यादा है। आज की डेट में जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, कम से कम 50-100 कंपनीज़ होंगी आज के टाइम में। जितनी कंपनीज़ हैं, काम भी उतने हैं और लोग करने के लिए भी अवेलेबल हैं।
आप अगर वैल्यूएबल काम करेंगे, अच्छी क्वालिटी का काम करेंगे और अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे तो काम की कोई कमी नहीं है। अल्टीमेटली इंदौर छोटा मार्केट है, बट आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जो स्पेंडिंग पावर है इंदौर जैसी सिटी की शानदार है, ठीक है। दूसरा, लोग तो लिमिटेड हैं जो काम कर रहे हैं, तो या तो वो आपके साथ काम करेंगे, सीखेंगे, आगे निकलेंगे। मैंने एक चीज़ हमेशा सीखी है जो मेरे बॉस ने मुझे हमेशा सिखाई, जो अब मेरे पार्टनर हैं यहाँ पे, कि आप चाहते हो कि आपकी टीम हमेशा आपके साथ रहे, क्योंकि आप उनसे इमोशनली भी कनेक्ट हो जाते हो, सब हो जाते हो, बट हर इंसान को एक ग्रोथ चाहिए होती है। तो या तो आप उसका वो ग्रोथ लेवल मैच कर पाओ और आप उसको रखो, नहीं तो अगर आप उसका ग्रोथ लेवल मैच नहीं कर पाते और उसको अगर कहीं आगे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको फिर आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आप किसी की भी ग्रोथ नहीं रोक सकते। तो आज अगर मैं इंदौर में इंडस्ट्री की बात करूं, इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की, तो इसमें वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों ने कभी ना कभी साथ में ही काम किया हुआ है। वही लोग आज आगे निकल के, जैसे हमने अपनी कंपनी खोली वैसे औरों ने अपनी कंपनी खोली, उसमें नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। कई फ्रीलांसर्स हैं जो सब कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, जो एज ए फ्रीलांसिंग काम करते हैं, क्योंकि आज की डेट में इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। मतलब अगर मैं बताऊँ बहुत ब्रॉडली, इसको 3 कैटेगरी में हम सेग्रीगेट करते हैं। एक होता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, जो नगर निगम से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, आपकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, आपके फॉर एग्जांपल स्वच्छता अभियान होता है तो ग्राउंड लेवल पर भी काम होगा, मिनिस्टर लेवल पर भी काम होगा। तो एक तो वो इवेंट्स होते हैं आपके, जैसे आपके भोपाल बेस्ड एमपी माध्यम और ये सब एजेंसीज हैं जो आपको ये काम देती हैं। एक आपका होता है कॉरपोरेट, जो आप दूसरी कंपनीज़ के लिए काम करते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेज, उनके इन हाउस शोज़, उनकी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ और उनके प्रमोशंस और ये काम करते हैं, जो एक बहुत ही प्रॉपर पेपर बेस्ड काम होता है, क्योंकि सब कंपनीज़ के प्रॉपर अलॉटेड बजट्स होते हैं, सब होता है। तीसरा होता है वेडिंग्स, जो आज की डेट में मेरे हिसाब से वेडिंग से बड़ा कोई इवेंट में जॉनर ही नहीं है वेडिंग से बड़ा, क्योंकि लोगों के पास पैसा अच्छा है, स्पेंडिंग पावर बहुत अच्छा है, और थैंकफुली इंदौर एज ए सिटी किसी भी एरिया में लैग नहीं करता। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, आप एजुकेशन देख लें, आप फैशन देख लें, आप हेल्थ केयर देख लें, तो यहाँ पर हर चीज़, मतलब मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी मेट्रो सिटी से किसी भी चीज़ में कम है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर जैसी सिटी में ये सब फैसिलिटीज़ होने के बाद भी लोगों में फैमिली वैल्यूज़ हैं, टाइम है एक दूसरे के लिए, डिस्टेंसेस नहीं है। सो इंदौर मेरे हिसाब से इज़ अ मच बेटर सिटी दैन अ मेट्रो, बट मेरे जैसा इंसान हमेशा ज़्यादा पार्शियल रहेगा इंदौर को लेके। जैसा मैंने कहा कि मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे इंदौर जैसे शहर में, जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैंने पढ़ाई करी, जहाँ मैं बड़ी हुई, मेरी शादी यहीं हुई, मेरी डॉटर यहीं हुई, मैंने 18 साल जॉब यहीं किया, उसके बाद अब मैं बिज़नेस यहीं कर रही हूँ। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपना पूरा लाइफ टाइम एक ही सिटी में निकाल दें, जिनको शहर छोड़ के जाने की ज़रूरत ना पड़े, और उसके बाद भी उनको वो काम करने का मौका मिले जो वो करना चाहते हैं। कोई मोनोटोनस नहीं है। इवेंट इंडस्ट्री बहुत ही डायनामिक इंडस्ट्री है। यहाँ पर क्या है कि आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम करते हैं, प्रॉपर 9 to 5 जॉब नहीं है, बैंक जैसा एक जैसा काम नहीं है कि एक ही काम करे जा रहे हैं, टारगेट बेस्ड, ये वो नहीं है आपके पास। हम जैसे आज की डेट में हम बताएं तो हमारी एक टीम बॉम्बे काम कर रही है एक ऑडिशन के लिए, हमारे पास 4 मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज अलग चल रही हैं, हमारे पास 3 शादियाँ अप्रैल की अलग है, उसके अलावा हमारे एक कॉरपोरेट ब्रांड के लिए 4 सिटीज़ में अलग इवेंट्स चल रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और ये सब प्रोजेक्ट बेस्ड हैं, छोटे छोटे टाइम के लिए है, तो ये ख़त्म होते जाते हैं, नई चीज़ें आती जाती हैं, तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है। तो डायनामिक मार्केट है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लोग बहुत हैं और पैसा बहुत है, बशर्ते कि यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। कोई ऐसा फेलियर जिसने आपको हाँ। कोशिश की हो ढकेलने की पीछे, मतलब एक गिव अप की पोजीशन तो नहीं, पर एक सटल तौर पे सोचा हो आपने कि यार अब जैसे जिंदगी मुश्किल है। मैं उसको एज अ फेलियर नहीं कहूँगी, एक आप बोलेंगे कि एक कॉमा जो लगता है लाइफ में। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर किसी जगह 18 साल दे रहे हैं अपनी लाइफ के, तो वो बहुत लंबा फेज़ होता है, ठीक है। आपने उस कंपनी को 5 लोगों से 25 लोगों तक ग्रो करते देखा है, और आपकी बहुत इमोशनल वैल्यूज़ भी अटैच्ड होती है। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट सैलरी या कंपनसेशन या रेम्यूनरेशन वैसा। तो मैं वो एक फ़ेज़ था जब मुझे 18 साल का छोड़ के और बिना किसी फ्यूचर प्लान के निकलना पड़ा, और कुछ हाथ में था नहीं, कभी कुछ देखा नहीं था, मतलब कभी सोचा नहीं था कि बिज़नेस करेंगे या कुछ करेंगे। और उसके बाद आपको आदत होती है, मैंने बहुत जल्दी वर्किंग स्टार्ट करी थी, मतलब मैंने 12th पास किया था 17 साल की उम्र में, मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिए थे। तो मैं ऑलमोस्ट पिछले
23 साल से तो काम कर रही हूँ, भले पार्ट टाइम जॉब हो, नौकरी हो, कुछ भी हो। तो क्या होता है कि जब आप सोचते हैं कि चलो उस 18 साल में मैंने शुरू में अपनी पढ़ाई भी देख ली, शादी भी देख ली, बच्चा भी देख लिया, मेरा बच्चा बड़ा भी हो गया, तो आपने जो इनिशियल आपका स्ट्रगल फेज़ है वो पूरा ख़त्म हो गया। जहाँ आप सोचते हो कि हाँ चलो अब थोड़ा ठीक है, अब सब जगह सब सेटल्ड है और अब मैं अपना ज़्यादा टाइम काम को दे पाऊँगी। और फिर आपको पता चलता है कि जो आप फ़ेमिलियर होते हो, आपका एक कम्फ़र्ट ज़ोन होता है, आपके क्लाइंट्स होते हैं, आपकी ऑफ़िस का स्टाफ होता है जिनके साथ आप सालों से काम कर रहे हो, और आपको एकदम से एक दिन ऐसा लगता है कि यार कुछ भी नहीं है। 18 साल मैंने दिए और मेरे हाथ में आज की डेट में कुछ भी नहीं है। तो उसको मैं उस टाइम पे एज़ अ सेटबैक कहूँगी, फेलियर तो मैं तब भी नहीं कहूँगी, क्योंकि वहाँ से हम जो लेके निकले, अपना एक्सपीरियंस लेके निकले, अपनी स्किल लेके निकले। मेहनत करना जानते थे, काम करना जानते थे, उसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। 18 साल में लोग हमको पहचानते थे, हमारे काम को पहचानते थे, और उन्होंने हमें सिर्फ हमारी काम देखकर ही हमको काम देना शुरू करा। तो ये भी ज़रूर कहूँगी कि अगर वो सेटबैक नहीं होता तो आज हम यहाँ बैठे नहीं होते। अगर हम अपने कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकले होते तो मैं आज भी बढ़िया वही जॉब कर रही होती। और कभी ये भी मैंने देखा है कि आफ्टर अ सर्टेन एज आप स्विच नहीं कर सकते। तो जब हमने ये स्विच किया तो हमें पता था हम तीनों को कि हमारे लिए डू और डाई सिचुएशन थी, क्योंकि या तो हम कुछ अपना करेंगे या फिर हमें इंदौर से बाहर ही जाना पड़ेगा। दूसरा, जब आपको इतना लंबा टाइम हो जाता है कुछ ना कुछ अर्न करते हुए, एक पर्टिकुलर आपको पता है कि आप काम कर रहे हो, उसके लिए आपकी एक सैलरी आ रही है, एक सर्टन कमर्शियल आपका वो भी रहता है, घर में भी आप कंट्रीब्यूट करते हो, तो उसके बाद एकदम से खाली हो जाना और आपको पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या है, तो वो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो कर देता है, कॉन्फिडेंस हिल जाता है। पर हमारे पास ये था क्योंकि हम बिल्कुल ज़ीरो देख चुके थे, तो हमें पता था कि हम इससे नीचे तो नहीं ही जा सकते। वी वर ऑलरेडी ऑन ज़ीरो, कि सब कुछ छोड़ा है, सब कर दिया, हमारे पास ऑफिस नहीं, काम भी नहीं, कंपनी का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब उसके बाद हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था प्रोफेशनली, और पता था कि एक चांस है, ये कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आगे चांस भी नहीं मिलेगा। बस वही करा, पर उस सेटबैक को सीख समझ के और मेहनत करी तो यहाँ पहुँचे। सिर्फ वो नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत टाइम एज अ फीमेल माइंडसेट मैं आपको बता रही हूँ कि, और आई एम श्योर कि मेरे से हर लेडी जो काम करती है, भले ही वो अनमैरिड हो, भले ही वो मैरिड हो, बच्चे हो नहीं हो, जॉइंट फैमिली में रहती हो, अकेले रहती हो, कैसे भी, उसके लिए डिफ़िकल्ट है नेविगेट करना। क्योंकि घर आपको जॉब करना है वो आपकी चॉइस है, पर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ही है। और ऐसा नहीं कि आपको किसी को कहने की ज़रूरत है, आप बड़े ही ऐसे हुए हो कि आपको ये बताया गया है कि भाई ये तो आपका काम है ही। तो खुद से लड़ना, खुद को ये कॉन्फिडेंस देना कि यार नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। और फीमेल्स बहुत टाइम से मल्टीटास्किंग ही करती हैं कि मैं घर भी देख लूँगी, मैं ये भी देख लूँगी, वो भी टफ होता है। आपको हमारे यहाँ पे किसी और को तो हम पे प्रेशर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद ही अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लेते हैं कि मतलब आपको वो सब चीज़ें कभी भी रोक सकती हैं। और मैंने जैसा आपको पहले बताया कि कितने बार ऐसा हुआ, जब मेरी बेटी भी छोटी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे लगता था कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगी। एंड आई वॉज अ सेकेंडरी इनकम होल्डर इन माई फैमिली। माई हस्बैंड वॉज डूइंग प्रिटी वेल, आज भी ही इज़ डूइंग प्रिटी वेल। पर उस टाइम ही लगता था कि मैं जॉब कर रही हूँ अपने इंटरेस्ट से, मतलब मेरा जॉब करना कोई मैंडेटरी नहीं है, मैं नहीं भी करूँगी तो मैं घर पे बैठ सकती हूँ। तो उस टाइम पे आपका परेशान होना, और लोग होते ही हैं, आपको 10 में से 4 लोग बोलेंगे कि यार छोड़ दो यार, बच्चा है, ये है, तुम्हारा हस्बैंड अच्छा कमा रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है। पर सब सुनने के बावजूद हर रोज़ रात को लगना कि यार नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, अब नहीं होगा, मैं छोड़ देती हूँ। गिव अप करना इज़ एन ईजियर ऑप्शन एनी डे। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो काम करना चाहती हैं, जो कोशिश भी करती हैं, पर नहीं कर पाती ड्यू टू सम रीज़न, और वो उनके लेवल पर बिल्कुल जस्टिफाइड है, जैसा जिसको लगे। मैं आज 22 साल बाद जाके मुझे ऐसा लगता है कि थैंक गॉड मैंने उस टाइम पे गिव अप नहीं किया, क्योंकि गिव अप करना इज़ एनी डे एन ईजियर ऑप्शन रादर टू करते जाना, कंसिस्टेंट रहना कि नहीं यार एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और, तो वो होना चाहिए। मैं आती हूँ एक सिंपल वर्किंग क्लास फैमिली से। मेरे फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई, हम 2 बहनें हैं। तो मैं 11 साल की थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई। मेरी मदर टीचर रही हैं, 30 साल उन्होंने पढ़ाया है इंदौर में। मेरे दादाजी और मेरे नाना जी दोनों ही बहुत अच्छे लेवल्स पर कंसल्टेशन भी करते थे। बहुत लंबा उनका सर्विस टेन्योर भी अपनी इंडिविजुअल कंपनीज़ में रहा। दोनों बहुत वेल रेड रहे, और मैं ऐसी फैमिली से ही, मेरे दादाजी हमारे साथ रहे आखिर तक, मेरे फादर की डेथ के बाद भी, और उन्होंने मुझको बहुत ज़्यादा ट्रेन किया। अब उस चीज़ को आज जब मैं देखती हूँ, जब बच्चा छोटा होता है और आप उसको पुश करें काम करने के लिए, तब तो वो इरिटेट होता ही है। पर हमारे टाइम में आजकल के बच्चों जैसा नहीं था कि हम तो पैर ही पटक देखी नहीं। उस टाइम तो आपको आंखें दिखाया जाता था और आपको पता था कि आपको काम करना है, भले ही रो करो, कुछ भी करो। उन्होंने उस टाइम पे मुझको इतना बाहर निकल के काम करना सिखाया, एक वर्क एथिक डाला कि काम करना है मतलब करना है।
वो चीज़ें मुझे बाद में बहुत काम आई। तो एजुकेशन तो मेरा बेसिक ही था। इवेंट मैनेजमेंट मैंने कोर्स किया था जो 1 साल का मतलब एक वर्ड भी मैं नहीं कह पाऊँगी, मतलब बेसिकली एड ऑन कोर्स था, इट वाज़ नॉट अ फुल डिग्री। तो 1 साल का एक एड ऑन कोर्स था, वो किया था। पर उसकी पढ़ाई में मुझे आज भी लगता है कि उसकी पढ़ाई करना, वो आपको कुछ सिखा ही नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत ही आपको थियोरेटिकल चीज़ें बताता है। इवेंट मैनेजमेंट ऑन फील्ड इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो मैं हमेशा से एक सर्विस क्लास फैमिली से आई थी। जैसा मैंने बताया, मैंने अपना स्कूल ख़त्म करा और मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिए थे, जस्ट क्योंकि मैं अपनी मम्मी को हेल्प करना चाहती थी। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, बट ये था कि हाँ, थोड़ा सीखेंगे, करेंगे, ऐसा ये होगा। ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते इवेंट मैनेजमेंट करा। इवेंट मैनेजमेंट करते करते एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद जॉब लगता गया और हम काम करते गए। मेरे हस्बैंड से मेरी लव मैरिज है, तो मेरे हस्बैंड से भी मैं अंकित एडवर्टाइजिंग में ही मिली थी। वो एक प्रॉपर एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी है। तो आई गॉट मैरिड, मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी, मेरी मम्मी और हम 2 बहनें रहती थी, और मेरी शादी हुई प्रॉपर जॉइंट फैमिली में, गुजराती जॉइंट फैमिली में, जहाँ पे आज भी टचवुड हम लोग सब साथ ही रहते हैं। सो वी आर 10 पीपल जो हम साथ रह रहे हैं। बट न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में जाना के अपने चैलेंजेस होते थे, जॉइंट फैमिली में रह के वर्किंग होना उसके अपने चैलेंजेस होते थे। उसमें एक इंसान जिसने मुझे थरली बहुत सपोर्ट किया हैज़ बीन माई हस्बैंड, क्योंकि उनका ये था कि यार काम तो करना ही है, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जिसको अगर कुछ काम करने को नहीं मिले तो वो हैरान होता भी है और करता भी है सामने वाले को। तो उनका ये था कि आपको तो मतलब यू हैव टू बी बिजी। दूसरा उनका ये था कि यार जब तुम्हारे पास स्किल है, अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों नहीं। तो मैंने फ्यूजन 2008 तक करा, मेरी शादी हो गई तो मैंने छोड़ दिया। और मेरी डॉटर 2 साल में, मेरी डॉटर वाज 10 मंथ्स। और जो मोहित सर हैं, जो अब मेरे पार्टनर हैं, मेरे बॉस थे फ्यूजन में 18 साल, उनको मैंने फ़ोन किया एक दिन कि मुझे काम करना, और मैं बहुत क्लियर थी कि अगर मुझे अपने बच्चे को छोड़ के काम करना है तो मैं फ्यूजन ही जाऊंगी, क्योंकि मैं काम भी इंजॉय करती थी और एक अपना कंफर्ट जोन भी होता है कि वहाँ जाके मुझे कुछ किसी को बताना नहीं पड़ेगा। प्लस एक छोटे बच्चे के साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, वो मुझे पता था कि मुझे ऐसी ही जगह मिल सकती है जहाँ मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, जो मुझे जानते हैं। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि क्योंकि बच्चा भी बहुत छोटा है, तो अगर तुम उसको शुरू से आदत डालोगी तो उसको भी आदत हो जाएगी रहने की, क्योंकि जितना बड़ा बच्चा होगा फिर आपको छोड़ना भी मुश्किल होता है और आप भी नहीं कर पाते एडजस्ट। तो माई डॉटर वॉज 10 मंथ्स जब मैंने वापस फ्यूजन ज्वाइन किया, और आज वो 15 साल की है, एंड आई हैव बीन कंटिन्यूसली वर्किंग। आज लगता है कि बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बट शुरू के 10 साल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल था। उसमें बीच में 3 साल मेरे हस्बैंड भास्कर में थे। ही इज़ वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट 11 साल उन्होंने काम करा है, जिसमें 3 साल वो भोपाल ट्रांसफर्ड थे। तो वो 3 साल ऐसे थे जब मेरी बेटी का 7 से 10 साल का फेज़ था। छोटी थी, मैं थी, और मैं इंदौर छोड़ के जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा जॉब था, मेरी बेटी का स्कूल था। और आप मुझे बोलेंगे, जैसा मैंने बताया कि मैं इंदौर को लेके बहुत पार्शियल हूँ, तो मैं भोपाल तो नहीं जाना चाहती थी। तो वो था। तो शुरू के 8-9 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाले थे, बट होते हैं, सभी के लिए होते हैं। मैं उसमें अपने इन लॉज को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ आज भी, क्योंकि अब जब हमने ब्लू रेक चालू करा, तब मेरी डॉटर वॉज ऑलमोस्ट 12 साल की थी। और जैसा मैंने बताया, मेरी मम्मी भी यहीं रहती हैं, मेरे इन लॉज, हम सब यहीं रहते हैं इंदौर में। तो वो एक साल ऐसा था जब मैंने अपने लॉज को और सभी को, अपने हस्बैंड को, अपने लॉज को, अपने मम्मी को, और इवन अपनी डॉटर को भी मैंने बोल दिया था कि 10 साल तक मैंने सब चीज़ें मैनेज करी हैं, सब चीज़ों को नेविगेट करा है, स्कूल, घर, रिश्तेदार, मेरी मदर, मेरे इन लॉज, सब कुछ को, और उनके सपोर्ट से ही करा है। बट अब मुझे पता था ये 1 साल मेरा मेक और ब्रेक है। तो मैंने उनको बोला था कि अब ये 1 साल आप मुझे मेरे काम के लिए दोगे, इस 1 साल में आप सब आपस में मिलकर खुद को मैनेज करोगे और मुझको छोड़ दोगे, क्योंकि अगर ये 1 साल मेरा हो गया सेट तो मैं कर जाऊँगी, और नहीं हुआ तो आई नो आई विल ऑलवेज कम बैक। तो उस 1 साल में इनमें से किसी ने भी मुझको कहीं भी डिस्टर्ब नहीं किया, कहीं भी पुश नहीं किया। उनको भी नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी। खुद का काम कभी बिज़नेस करा ही नहीं था, तो कुछ पता नहीं था, पर भरोसा था कि हाँ तुम करो, हम करेंगे। तो वो करा। आज भी अगर आप मेरे इन-लॉज़ से पूछेंगे, बहुत सिंपल लोग हैं, तो उनको आज भी नहीं पता कि इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है। और लोग उनसे पूछते हैं कि क्या करती है राधिका, तो कहती है यार जॉब करती है, बढ़िया काम करती है, पर हमसे पूछना मत कि वो क्या करती है। और आज जब मैं काम करती हूँ, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ, मेरे पास कोई टाइमिंग नहीं है मेरी। मैं रात को 3-3 बजे भी घर जाती हूँ, मैं सुबह 6 बजे भी घर से निकल जाती हूँ, मैं रात भर कॉल्स भी चलते हैं मेरे। मैं घर में उतना टाइम या उतना इन्वॉल्वमेंट जो आप एक टिपिकल बहू से एक्सपेक्ट करते हैं, अब नहीं दे पाती। शुरू के 10 साल मैंने सब करा है, और मेरे इन-लॉज़ 1% भी क्वेश्चन नहीं उठाते उस पर कि क्यों जाना है, क्या जाना है, क्या है क्या नहीं। जैसे लास्ट ईयर हम दिवाली पे ही काम कर रहे थे, वुमेंस वर्ल्ड कप था, हम MPCA की पैनल एजेंसी हैं, और हम दिवाली के दिन भी काम कर रहे थे।
आप जानते हैं इंडियन सोसाइटी में दिवाली साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। बेटे के काम करने पे लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो बहू का निकलना तो वो, बट कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। पर हाँ, इस लेवल पर आने के लिए उनको भी और मुझको भी लगा टाइम। थैंकफुली शुरू के इनिशियल स्ट्रगल के, सब एज इट इज़ जॉइंट फैमिली में सभी के लिए रहता ही है, बड़े से लेकर छोटे तक सबको एडजस्ट करना पड़ता है। थैंकफुली हम वो एडजस्टमेंट वाला फेज़ पूरा निकाल पाए, आपस में एक दूसरे के साथ रह पाए, और आज जाके हम लोग एक दूसरे के साथ उतने कंफर्टेबल पोजीशन पर हैं कि उनको भी वो खुशी है उनको इस बात से कि मैं कुछ अचीव कर पाई। अपन एंड करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हो ही गया है। और अब आप अपनी तरफ से जो भी एक सामाजिक तौर के ऊपर महिलाओं को कुछ कहना चाहें उस तरीके से, और प्लस कोई फिलोसफिकल आपका किसी सब्जेक्ट को लेकर या इस इवेंट इंडस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात की जा सकती है या अभी तक शायद नहीं हुई हो, तो वो आप कर सकते हैं। मैं दो चीज़ें कहूँगी। एक चीज़ जी। सॉरी, अगर कभी इस इंडस्ट्री में किसी तरह का कोई हरासमेंट भी अगर आपने झेला हो तो वो भी आप शेयर कर जी। सकते हैं, आप चाहें तो। ओके, देखिए, हर इंडस्ट्री, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री नहीं, हर ही इंडस्ट्री में अच्छे लोग बुरे लोग दोनों तरफ हैं। हैरेसमेंट तो क्या है सर, घर में रह के भी हो जाता है, तो वो तो होना है तो वो हो ही जाएगा। आप किस तरह के लोगों से सराउंडेड हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, कई बार आप कुछ काम अच्छा करने जाते हैं, बाई चांस आपको सामने वाले लोग अच्छे नहीं मिलते जो आपको बाद में पता चलता है, तो वो भी हैरेसमेंट में रिजल्ट करता है। थैंकफुली मैंने इस इंडस्ट्री में वो चीज़ कभी झेली नहीं। एक बार मुझे याद है, बहुत ही इनिशियल ईयर्स में एक कोई क्लाइंट थे जो थोड़ा अच्छी तरह बात नहीं कर रहे थे, तो उस टाइम हमारे बॉसेस का ये था कि लड़कियां सब घर जाएंगी अभी के अभी और हम देख लेंगे, जो उन्होंने क्लाइंट के साथ भी डील करा। तो थैंकफुली हम ऐसे लोगों के साथ थे जो फीमेल्स का ध्यान भी उतना ही रखते थे और उनको सपोर्ट भी उतना ही करते थे। दूसरी चीज़, मैं या मेरे आसपास के लोग भी मुझे एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट समझते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। और मैं बहुत क्लियरली इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर मुझे लगता है कि मुझे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली कंपेरेटिवली, क्योंकि टाइम अलग था, सब कुछ था, तो एज़ अ मदर, मेरी एक ही बेटी है, तो एज़ अ मदर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी बेटी को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकूँ, उतनी फ्रीडम दे सकूँ, उतना एक्सपोजर दे सकूँ। क्योंकि मेरा इस चीज़ को प्रैक्टिस करने का या इस चीज़ ऐसी सोच रखने का कोई मतलब नहीं, अगर मैं अपनी बेटी के लिए ही चीज़ें ईजी नहीं कर सकती तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी देनी है मुझे, उसको वो प्लेटफॉर्म देना है, मेहनत तो उसी की रहेगी, वही करेगी। फेमिनिज्म की जब मैं बात करती हूँ, फीमेल्स की जब मैं बात करती हूँ, मेल प्रिविलेज की मैं बात करती हूँ, मुझे, अगर आप मेरे पार्टनर से बात करेंगे तो वो दोनों बोलेंगे कि हमेशा झंडा लेके खड़ी रहती है। मेरे लिए बहुत टची पॉइंट है ये कि मेल प्रिविलेज बहुत प्रिविलेंट है सोसाइटी में, पर अब जो नई जनरेशन भी आ रही है और सबके साथ मैं ये देखती हूँ कि देखिए, फीमेल्स पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो अपॉर्चुनिटी देखें, मेहनत करें, काम करें और ख़ुद के लिए स्टैंड लें। फीमेल्स के लिए भी डिपेंड करता है, फीमेल्स पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, मेल्स को भी आज अगर मैं देखती हूँ, मैं अपने अगर आसपास के मेल्स देखूँ तो मैं फिर भी कहूँगी कि 60-40% का रेशियो है। 60% मेल्स जो सपोर्टिव हैं, वो वेंडर हो सकता है, वो आपकी टीम हो सकती है, वो क्लाइंट हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं। माइंडसेट चेंज होते होते टाइम लगेगा। आज मैं अपने पेरेंट्स, मेरे लॉज 75 और 70 ईयर्स के हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती वो तो बिल्कुल ही उन्हें लगे कि सब सही है। फिर भी मैं सोचती हूँ कि जिस जनरेशन के वो हैं, उस जनरेशन के होते हुए वो मुझको आने जाने में मेरी कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। मैं उसी को बहुत बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट उनकी सोच में समझती हूँ जो उन्होंने कभी नहीं देखा। पर मेल्स को दो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। एक तो आप फीमेल्स को इक्वली ट्रीट करो, उनको आपकी कोई हेल्प, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। बस उनको ये मत दिखाओ कि अरे तुम लड़की हो, तुम फीमेल हो, तुम ये नहीं कर सकती, सब कर सकती हैं। तो उनको उतना कॉन्फिडेंस दो कि हाँ यार, मतलब तुम्हें क्यों अलग ट्रीटमेंट चाहिए, जो हम करेंगे वो तुम करोगी। तो ये मेल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो आजकल आई एम वेरी हैप्पी टू से 60-70% लोग होते हैं ऐसे जो आपको उतनी वैल्यू और उतना स्पेस देते हैं। दूसरा, फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत फीमेल्स हैं जो अपॉर्चुनिटी ढूंढती हैं, मेहनत करती हैं और काम करती हैं। कुछ फीमेल्स भी ऐसी होती हैं जो इसको एज एन इशू बना के हर जगह विक्टिम प्ले करती हैं। सो यार, मुझे ऐसा लगता है कि विक्टिम बनने से आप लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे। आपकी मेहनत, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और आपकी स्किल ही आपको आगे ले जाएगी। सो
कुछ भी काम करो अच्छे मन से करो, साफ मन से करो और दिल लगा के करो, क्योंकि मेहनत का देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट। करते जाओ, बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार करे जा रहे हैं, कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, चीज़ें नहीं हो रही जो हमने सोचा था, नहीं हो रही। आएगा। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि आई लिटरली बिलीव कि चीज़ें बदलती हैं, होता है। हाँ, आपके टाइम आपको 2 महीने में चाहिए, वो 2 महीने में आए, हो सकता है 20 दिन में आ जाए, हो सकता है 20 साल में आए। मेरे केस में 18 साल बाद आया, पर आया। पर उस चीज़ के लिए मैंने मेहनत भी डबल करी, सब कुछ करी। आज हम ब्लू नेक में आप मुझे देखें या कोई भी मुझे देखे तो उसको लगेगा कि यार है, कॉन्फिडेंट है, डायरेक्टर है, ये है, डायरेक्टर है, सब सीधे सुनते हैं। पर जिसने मेरी वो 20 साल की स्ट्रगल देखी है, मेरी इंटर्न से यहाँ तक देखी है, उसको पता है कि व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। और मेहनत तो लगेगी, उसका देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। इंदौर जैसी सिटी में भी, इवेंट इंडस्ट्री में भी बहुत ऑप्शंस हैं। कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करो और खुद के लिए रास्ते बनाना सीखो, दूसरों पे डिपेंड करना मत सीखो। आएगा टाइम, मिलेंगी चीज़ें। देखिए, मैं आपको बता दूँ, मैं अगर आज से 6 साल पहले तक की भी बात करूँ, मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था, और मैंने तो क्या, मेरे घर वालों ने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिज़नेस करूँगी, कभी भी नहीं। अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने बताया कि मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, ये लोग सब लॉन्ग सर्विस क्लास उससे आते हैं। मेरे ताऊ जी, मेरी ताई जी, मेरे फादर, मेरी मदर 30 साल पढ़ा चुकी हैं। तो बिज़नेस का तो कहीं से कोई एक्यूमेन ही नहीं था, और हमेशा सर्विस क्लास ही देखा। मैं जिस घर में गई, मेरे हस्बैंड भी सर्विस में ही थे, मेरे फादर इन लॉ आज भी काम करते हैं, तो कभी कुछ देखा ही नहीं। तो मुझे काम करना था। मेरा वहाँ से निकल के सिर्फ ये था कि मैं जिन लोगों के साथ थी उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको काम करने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए अच्छे लोग आसपास होने बहुत ज़रूरी हैं। और जैसा मैंने बताया कि हम लोग 18 साल, अब तो खैर हम 22 साल से साथ में, इतना टाइम हमने साथ में निकाला है। जब हम मिले थे तब हम तीनों अनमैरिड थे, उसमें अब हमारे बच्चे बाहर निकल गए पढ़ाई करने के लिए, और सारे फेजेस देख लिए हमने, मतलब शादी, फैमिली, बच्चे, बच्चे बड़े होना, टीनेज, सब देख लिया हमने। सो अच्छे लोग साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर कि सिर्फ आप कमर्शियली देखो। आज आपने अब जैसे इसको पुटअप किया, और अगर मैं एक्चुअली उस टॉपिक पे बात करना शुरू करूँगी जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला, कि आज अगर आप मुझसे आज पहली बार मिले हो एज अ डायरेक्टर, तो आज आप देखते हो कि भाई ऑफिस है, अच्छा काम है, मैं इस पोजीशन पे हूँ। बट जिसने मेरी वो 20 साल की स्ट्रगल देखी है, वो जानता है कि मुझे क्या क्या करना पड़ा। एंड एट टाइम्स आई फील कि मेरी उतनी स्ट्रगल ज़रूरत नहीं थी जो मुझे करनी पड़ी। उसका पॉजिटिव साइड है कि मैं आज यहाँ हुई, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस लेवल की स्ट्रगल मुझे ज़रूरत नहीं थी। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ लो पॉइंट्स, तो वो ज़रूरी नहीं था। बट ठीक है, इतने टाइम में मैं आई वुड रादर बी ग्रेटफुल कि जो अच्छी चीज़ें हुई हैं। ऐसा नहीं है, बुरी चीज़ें भी जो हुई या जो लो फेजेस भी हुए, आते हैं आज भी बहुत बार, कई बार रात को आते हैं कि यार ये क्यों हुआ, क्या हुआ, बीता हुआ टाइम नहीं आ सकता वापस। बट और हर कोई भी बाहर से मुझको देखेगा, नॉट ओनली प्रोफेशनली, पर्सनली भी, हमारे फ्रेंड सर्कल में और सब में, हमारी फैमिली में, मतलब मेरे इन-लॉज़ की फैमिली जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली है। मेरे फादर इन लॉ 5 भाई बहन हैं, मेरी मदर इन लॉ 8 भाई बहन हैं, एंड माई हस्बैंड इज़ 30-35 कज़न्स में वो टॉप से सेकंड या थर्ड नंबर पे होंगे। इतनी सारी कज़न्स में से आई एम द ओनली फीमेल जो काम कर रही है। बिजनेस तो अलग बात है, जो काम कर रही है। तो स्ट्रगल थी, बहुत स्ट्रगल थी। मेरे इन-लॉज़ को भी बहुत सुनना पड़ा फैमिली से कि क्यों काम करना है। अभी भी जब कई लोग आते हैं और उन्हें समझ, क्योंकि मेरा टाइम मैं किसी को जस्टिफाई कर ही नहीं सकती, कि मेरे फैमिली ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि इसका ये टाइम है, एंड दे आर नॉट इवन कंसर्न कि इसको पता है, उनको मुझ पर भरोसा है, उनको उसके आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आज भी कई बार लोग पूछ लेते हैं उनसे कि क्या टाइम है जाने का, ऐसा कौन सा ऑफिस है जो 6 बजे होता है, ऐसा कौन सा ऑफिस है जो 3 बजे तक होता है। तो स्ट्रगल आज भी है, बहुत ज़्यादा है। आपने मुझसे पूछा कि जैसे मैं जेन ज़ी की मदर हूँ, सो माई डॉटर इज़ 15, 3 साल पहले हमने, चौथा साल ब्लू नेक को हो जाएगा, ब्लू नेक का 1 साल होते होते मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी डॉटर को हॉस्टल भेजूँगी। तो वो 13 साल की थी जब वो हॉस्टल गई, 12 साढ़े 12 साल की थी। उदयपुर में पढ़ रही है वो, ऑल गर्ल्स स्कूल में है। उसको हॉस्टल भेजने के 2 रीज़न थे। एक तो स्क्रीन से ध्यान हटाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे पता था उसमें स्किल है, उसमें सब कुछ है। बट आजकल के और सभी पेरेंट्स इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि बच्चे स्क्रीन में ही इतना इन्वॉल्व हैं कि उनको बाकी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। दूसरा, आजकल पेरेंट्स भी बेचारे क्या करें, 4 क्लासेस लगा दें, क्योंकि आजकल कॉलोनीज़ में खेलने का, बच्चों के दोस्त बनने का वो सब सिस्टम ही खत्म हो गया। आजकल माँ बाप ही बाहर नहीं भेजते, क्योंकि डर भी है, सेफ भी नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो मुझे ये था कि मुझे पता है इसमें स्किल है, ये मैं इसको इससे बेटर कोई प्लेटफॉर्म दे सकूँ एज अ पेरेंट, तो मैं उस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगी। थैंकफुली उदयपुर के बहुत अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, वो 3रा साल है उसका, अब तो क्लास 10th में आ जाएगी वो, एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल। वहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स खेलने लग गई है, प्रीफेक्ट बन गई है, सेल्फ स्टडी करने लग गई है।
तो स्क्रीन टाइम अब उसका सिर्फ तभी होता है जब वो घर आती है, जो पूरे साल में 12 महीने में से 2 महीने की उसकी छुट्टी रहती है टोटल। तो उतना ही स्क्रीन टाइम है जो अब हमें एज पेरेंट्स ऐसा लगता है कि वो तो घर आती है और हम खुद ही फ़ोन उसके हाथ में दे देते हैं कि बेटा ले लो। तो ये एक ज़रूर शिफ्ट था। दूसरा, उसको थोड़ा सा मुझे एक हॉस्टल लाइफ में डालना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हम दोनों वर्किंग थे। मेरा बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक वर्किंग आवर्स होते थे। उस वजह से अब वो जैसे जैसे धीरे बड़ी हो रही थी तो उसका रूटीन डिस्टर्ब ना हो, उसकी क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, वो मेरे लिए रात तक वेट करती रहे। तो एक मदर्स गिल्ट हमेशा रहा और हर मदर को रहता होगा कि बच्चे को छोड़ के आपको जाना पड़ रहा है। आप कई लोग आउट ऑफ कंपल्शन जाते हैं, मजबूरी में जाते हैं, नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, बच्चों के लिए करना है, बट आपके आसपास के लोग आपके लिए वो चीज़ें कभी भी ईजी नहीं करते। 10 में से 9 लोग आपको क्वेश्चन ही करेंगे। मैं एक बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली से आती हूँ, एक बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली में गई हूँ। मैं खुद को मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ही मानूंगी, बहुत एजुकेटेड लोगों से घिरी हुई हूँ। फिर भी जब मुझे अपने बच्चे को हॉस्टल भेजना था तो भी मैंने हर एक इंसान से यही सुना है, तुमसे एक बच्चा नहीं संभल रहा, एक बच्चा है, तुम्हें क्यों, अपना तुम्हारा जॉब तुमसे ज़्यादा प्यारा है, ये वो। तो वो तो रहेगा ही, मतलब उसके लिए लोअर लेवल ऑफ सोसाइटी होना या हाई लेवल, ये चीज़, ये डिफरेंस आपको हर जगह दिखेगा। और मैंने अपनी डॉटर को उस टाइम यही कहा था, मतलब लोगों ने मेरी बेटी को भी कहा था कि क्यों मम्मी भेज रही है यहाँ पे, बाकी बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, ये वो। और मैंने उसको यही कहा था कि मेरा तुम्हारे लिए प्यार और मेरा नौकरी छोड़ना, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं आज यहाँ पर 20 साल मेहनत करने के बाद आई हूँ तो मैं अपनी जॉब तो नहीं छोड़ूंगी, और उसी नौकरी के भरोसे के बदौलत मैं तुमको एक बहुत अच्छी जगह पे भेज पा रही हूँ, अपॉर्चुनिटी दे पा रही हूँ। सो आई वुड नॉट लेट यू मिस इट। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बच्चे को 12 साल की उम्र में घर से निकाल देना, जहाँ आप हफ्ते में 1 या 2 बार ही उससे बात कर सकते हो, फिक्स टाइमिंग है, बाकी टाइम आपके पास देयर इज़ नो वे टू कनेक्ट। बट हाँ, जो 3 साल में मैंने देखा है, जो मेरी जॉब ने मुझको एक कॉन्फिडेंस दिया है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को वो प्लेटफॉर्म दूंगी, वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट होना सीखेगी। एंड आई टोल्ड हर वेरी क्लियरली कि मैं शादी नहीं कराऊंगी, पढ़ाई करो, कुछ बनो, जॉब करो, पैसा कमाओ, अपनी लाइफ जियो, फिर शादी का सोचेंगे। बिकॉज अब चीज़ें भी अलग हो रही हैं। इवन लड़कों के माँ बाप भी आजकल सभी लोग बहुत प्रोग्रेसिव है। आई थिंक फॉर एवरी पर्सन, मेल या फीमेल, इंडिपेंडेंट होना, टू हैव योर ओन मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती कि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा बहुत कुछ होता है और पैसा ज़रूरी है। आप अपनी लाइफस्टाइल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी खुद के लिए भी, आपको वो जो कॉन्फिडेंस पैसा देता है वो कोई दूसरी चीज़ नहीं दे सकती। इस सोसाइटी में आपको रिस्पेक्ट पैसा ही देता है। सो पैसा बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं मेरे एम्प्लॉयज़ जो भी जेनजी ही हैं। तो मैं कई बार ये कहती हूँ, और मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी बहुत, मैं अपनी टीम को हमेशा ही कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना एक बच्चा हॉस्टल भेजा है और मैं यहाँ पे मेरे पास 15 बच्चे हैं जिनको मैं देख रही हूँ। बिकॉज हमारे यहाँ जो एवरेज एज है एम्प्लॉयज़ की, दैट इज़ 25-26। अब अगर मैं 25-26 की भी एवरेज एज करती हूँ, सो दे आर ऑलमोस्ट 12-15 साल मुझसे छोटे हैं। सो थिंकिंग में बहुत डिफरेंस है, अप्रोच में बहुत डिफरेंस है, डायनामिक्स बहुत अलग हैं। कई चीज़ों पे हम अग्री नहीं करते, कई चीज़ें मैं उनसे मनवाती हूँ, कई चीज़ें मुझे उनकी माननी पड़ती हैं, और उसके बाद भी देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, नहीं हो पाते। तो इतने साल में मुझे ये भी समझ में आया कि ज़रूरी, अगर मैं आपकी किसी चीज़ से अग्री नहीं कर रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत हो मैं सही, या मैं गलत हूँ आप सही। दो लोगों के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं, आपका अपना अपना नज़रिया हो सकता है उसको देखने का। सो आई लेट इट बी, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तुम सही कर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम सही कर रहे हो, इट इज़ ओके। बट उसका फिर जो भी रिपरकशंस होंगे या उसका कुछ भी अच्छा रिजल्ट होगा, इट डिपेंड्स ऑन यू। आज अगर मैंने कुछ काम किया है तो अच्छा होगा तो मुझे शाबाशी, और गलत होगा तो मेरी गलती। देन यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। आप उस चीज़ के लिए मोप नहीं कर सकते। आजकल जेनजी का बहुत ज़्यादा है कि आई डोंट केयर, मेरे लिमिटेड वर्किंग आवर्स होंगे, माई मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, माई आई एम अ प्रायोरिटी फॉर माई सेल्फ, और मैं पहले अपना सोचेंगे हम, फिर दूसरों का करेंगे। अच्छा भी है, सॉरी, एवरीवेयर, नॉट ओनली इवेंट इंडस्ट्री, एवरीवेयर। बिकॉज व्हेन आई टॉक टू क्लाइंट्स, जब मैं क्लाइंट से बात करती हूँ, हर इंडस्ट्री में सबके साथ बेसिक प्रॉब्लम है, सबके साथ। और मैं उसको प्रॉब्लम भी नहीं कहूँगी, बेसिकली जनरेशनल डिफरेंस है। क्योंकि मैंने करी एक कंपनी में 18 साल नौकरी, मैं अपनी टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो 18 साल करें, जो नहीं होगा यार आज के टाइम में जस्टिफाइड। उनको ग्रोथ मिलेगी, अगर आप नहीं मैच कर पा रहे हो वो जाएंगे, उनको आगे बढ़ना है और बिल्कुल ठीक है। पर मैं सिर्फ एक चीज़ से अग्री नहीं कर पाती, इज़ टू कॉम्प्रोमाइज़ विद योर वर्क। आप खुद को इम्पोर्टेंस दो, बिल्कुल दो, अपने को प्रायोरिटी बनाओ, बिल्कुल बनाओ, पर काम करना है तो करना है। और मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको अपना काम गिनवाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।
आप अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को दिखेगा, भले ही सामने वाला बोले नहीं, सब समझदार है, सबको पता है, आपके मुंह पे नहीं बोलेगा, आपको यू डोंट हैव टू शाउट टू बी हर्ड। काम करो, रिजल्ट मिलेंगे, लेट मिलेंगे पर मिलेंगे। और आजकल की जनरेशन बहुत इजीली गिव अप कर देती है। जो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम जिस टाइम से आते हैं वो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैंने बहुत स्ट्रगल ऐसी भी करी जो मुझे लगता है कि जस्टिफाइड नहीं है, अब नहीं करनी चाहिए थी या वॉटएवर, उतना मत करो, बट थोड़ा तो पेशेंस रखो, थोड़ा तो वो रखो। प्लस बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा एक्सपोजर और हर चीज़ का एक्सेस, ईजी मनी चाहिए। थैंकफुली मेरे पास जो टीम है मेहनत भी बहुत करते हैं, सीखने की इच्छा भी रखते हैं। और सर 22 लोग एक साथ काम करेंगे, जो हम लोग अपनी फैमिली से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा ही। सो एज अ डायरेक्टर आई हैव टू लर्न कि मुझे कहाँ रुकना है, मुझे कहाँ अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है, और उनको भी ये सीखना है कि वो कहाँ बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की जो बाउंड्री है, दैट्स इट। सो जेनजी के साथ काम करना ही है आपको, यू डोंट हैव अनदर ऑप्शन। काम है, अच्छे बच्चे भी बहुत हैं, कुछ अपने हिसाब से भी आते हैं, जो अच्छा कर जाएंगे वो टिक जाते हैं, और जो नहीं होता वो चले जाते हैं। बट आई थिंक दैट इज़ विद एवरी बिजनेस। तो हाँ, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ नॉइज अराउंड मेंटल हेल्थ एंड मी माई सेल्फ, आई थिंक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट वी आर लर्निंग टू लिव विद इट। एंड आई थिंक वो भी हमारे लिए, आप उनसे पूछेंगे तो वो भी ये कहेंगे कि हम भी इनके साथ रहना सीख ही रहे हैं। तो वी डोंट अग्री, बट वी आर इन अ गुड प्लेस, थैंकफुली।